Yes, sir. Online. Good afternoon. Yes. ना लेट्स स्टार्ट. हमारा डिस्कशन चल रहा था एंड कल मैंने आप लोगों को बताया था इनकम टैक्स लॉ में हमको पढ़ना क्या क्या होता है. एक तो हमें पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट 1961. फिर हमें पढ़ना होता है दैट इज इनकम टैक्स रूल्स 1962. देन वी हैव सम नोटिफिकेशंस, वी हैव सम सर्कुलर्स एंड उसके बाद आपके केस लॉस वगैरह होते हैं. और इनकम टैक्स के अंदर टैक्स रेट नहीं गिवन होती है. तो टैक्स रेट कहाँ गिवन है? आपके एनुअल फाइनेंस एक्ट में. तो उसको हम क्या कहते हैं? बजट. तो हमें ये भी देखना होता है. इसके बाद हम लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना स्टार्ट किया था और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 1 दैट इज शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट. शॉर्ट टाइटल मतलब इस एक्ट का नाम क्या होगा? दिस एक्ट विल बी कॉल्ड एज द इनकम टैक्स एक्ट 1961. और ये एप्लीकेबल कब से हुआ था? 1 अप्रैल 1962 से. और तीसरी बात ये थी कि पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है इंक्लूडिंग टू द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. अभी जब तक ये आईपैड का इशू है, मैं कोई कुछ बोल लूंगा तो डिक्टेट कर दूंगा आप लोगों को, आप लोग उसको नोट डाउन करना. ठीक है. एंड अभी जब मैं बोलूं तब सेक्शन नंबर 2 क्या था? डेफिनेशन का. तो वो जब जरूरत पड़ेगी तब अपन पढ़ेंगे. इसके बाद सेक्शन नंबर क्या था आपका? 3. ये भी कौन सा सेक्शन है? डेफिनेशन का. हाँ, जब जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा आपको. एंड द इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट वी वर डिस्कसिंग वाज सेक्शन नंबर 4. अगर उसकी सारी कंडीशंस फुलफिल होगी तो ही इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा, नहीं तो इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा. ऐसा था. इनकम टैक्स एप्लीकेबल होना है तो कुछ कंडीशन है. सबसे पहला पर्सन होना चाहिए. पर्सन के ऊपर क्या लगता है? इनकम. तो आप जैसे सेक्शन नंबर 4 चार्जिंग सेक्शन करके पर्सन लिखिए, है ना. पर्सन इनकम, है ना. पर्सन की क्या होना चाहिए? इनकम. तो ऐसे पर्सन लिखना, फिर एक स्लैश लगाकर क्या लिखना? इनकम. पर्सन और फिर पर्सन की क्या होना चाहिए? इनकम. और वो इनकम कब होना चाहिए बच्चों? वो इनकम कब होना चाहिए? प्रीवियस ईयर में. करंट ईयर में इनकम है क्या मतलब? क्योंकि करंट ईयर में हम इनकम कब पता चलती है? ईयर एंड पे पता चलती है. तो मैंने आपको कल 3 चीजें बताई थी. पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, और वो इनकम प्रीवियस ईयर. PY प्रीवियस ईयर क्यों बोलते? क्योंकि देखो इस साल की इनकम पे टैक्स मैं इस साल पे नहीं करूंगा, मैं कब पे करूंगा? अगले साल. तो जो मैं अगले साल टैक्स पे कर रहा हूं वो कौन सी इनकम का टैक्स है? प्रीवियस ईयर की इनकम का टैक्स है. ठीक है. फिर मैंने आपको कहा था वो इनकम उस पर्सन के स्कोप में आनी चाहिए. क्या आनी चाहिए? उसके स्कोप में. क्रिस गेल को इंडिया में टैक्स देना है, उसने IPL खेला होगा या कुछ कोचिंग वगैरह करने आया होगा, तो उसको तो इंडिया में टैक्स देना है. लेकिन उसको क्या उसकी सारी इनकम पे टैक्स देना है? मैं उससे इंडियन इनकम पूछूंगा, उसकी वेस्ट इंडीज की इनकम मैं उससे नहीं पूछ सकता, क्योंकि इंडियन टैक्स लॉ भी ये कहता है कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति है तो वो इंडिया से जो कमा रहा है उस पर हम टैक्स ले सकते हैं, और उसके वहां की इनकम पे टैक्स तो उसकी वहां की सरकार टैक्स लेगी ना, वो हम क्यों लेंगे उसके ऊपर टैक्स? तो ऐसा हमारी सरकार की सोच है. तो फिर 4th आपको क्या लिखना है? वो इनकम उसके स्कोप में आनी चाहिए. ओके. बेटा आपने शायद श्रद्धा, आपने शायद पहले कहीं देखा है क्या वीडियो कुछ, है ना. स्कोप में आनी चाहिए. स्कोप मतलब समझे? व्हाट इनकम. कल मैं बता भी रहा था इंडियन इनकम इज टैक्सेबल कि ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल बाहर के लोगों के लिए, और जो हम रेसिडेंट होते हैं, जैसे हम लोग जो रेसिडेंट होते हैं उनके लिए तो ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल. फिर बच्चे सुनना, पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए, वो इनकम उसके स्कोप में आनी चाहिए, और वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए. एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए. अच्छा, कल लास्ट में बताया था मैंने बेटा. ओके. वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए. आईपैड की समस्या है, 5-10 मिनट में सॉल्व होगी. कोई फैकल्टी का फ्री होगा तो मंगवा रहे हैं बेटा, है ना. एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए. एग्जम्प्ट इनकम समझते हैं आप क्या होता है? देखो सरकार है ना, कुछ इनकम पे टैक्स नहीं लेती है, वो इनकम को क्या कहते हैं? एग्जम्प्ट इनकम. कोई एग्जाम्पल जान सकते हैं आप? यस, एग्रीकल्चर इनकम पे क्या नहीं लगता? टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम को सरकार ने क्या कर रखा है? एग्जम्प्ट कर रखा है. एग्रीकल्चर एग्जम्प्ट मतलब टैक्स नहीं लगना, है ना. इनकम तो होगी बट टैक्स नहीं लिया जाएगा. लेकिन बच्चों अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इनकम, जो इंडिया में हम एग्रीकल्चर करते हैं वो इनकम एग्जम्प्ट होती है. अगर आपका एग्रीकल्चर ही कहां पर है? इंडिया के बाहर. तो हो सकता है एक व्यक्ति इंडिया में रहता है
लेकिन वो बांग्लादेश में भी क्या करता है, एग्रीकल्चर करता है। तो उस केस में जो एग्रीकल्चर वो नेपाल बांग्लादेश वगैरह में कर रहा है, वो इनकम तो क्या होगी, टैक्सेबल। एग्जम्प्ट इनकम की एक लिस्ट होती है, कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती है वो सब हम देखेंगे। तो अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है एक एक वर्ड को समझना। पर्सन किसे कहते हैं, तो बच्चों पर्सन के आगे लिखिएगा, पर्सन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर। पर्सन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर। सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर, ठीक है। इनकम क्या होती है, व्हाट इज इनकम, इनकम को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अंदर। क्लॉज 24, सेक्शन 2 क्लॉज 24। अब इधर देखो, मैं लिख नहीं पा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा इशू है, और थोड़ी देर में सॉल्व हो जाएगा। इधर देखना, मैं कह रहा हूं कि सर हम तो ऐसा पढ़ते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 24, और आप क्या बोल रहे हो सेक्शन 2 क्लॉज 24। ये क्या बात हुई सर, सर सेक्शन सब सेक्शन, क्लॉज सब क्लॉज, आइटम सब आइटम, ये चीज होती है। तो सर आप तो सीधा क्लॉज पे पहुंच गए, ऐसा क्यों, देखो सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस है, और हर डेफिनेशन अपने आप में अलग है। सब सेक्शन कब कहते हैं, जब उसका मेन सेक्शन से क्या हो, रेलेवेंस हो। अब हर डेफिनेशन अपने आप में क्या है, अलग। पर्सन का डेफिनेशन का इनकम से कुछ लेना देना नहीं है। सब सेक्शन कब, जब मेन सेक्शन का क्या हो, वो पार्ट हो। जब मेन सेक्शन का पार्ट है ही नहीं तो हम उसे क्या कहते हैं, क्लॉजेस कहते हैं। सीधे कहां चले जाते हैं, तो हम सेक्शन 2 में मैं हमेशा क्या बोलूंगा बच्चे, क्लॉज बोलूंगा। सेक्शन 2 क्लॉज 24, सेक्शन 2 क्लॉज 31। पर्सन क्या होता है, पर्सन क्या होता है वहां दे रखा है। प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर का मतलब दे रखा है बच्चे सेक्शन 3 में, सेक्शन नंबर 3 में। प्रीवियस ईयर का मतलब है सेक्शन नंबर 3 के अंदर। सेक्शन नंबर 3 में मैंने आपको कहा था ना कि दो सेक्शन डेफिनेशन के हैं, एक तो सेक्शन 2 है और एक क्या है, सेक्शन 3। तो ये सेक्शन 3 भी किसका है, डेफिनेशन का। हो जाए भैया चार्ज, चल हो जाएगा थोड़ी देर में फिर। यस, सेक्शन नंबर 3 में बच्चे स्कोप क्या होता है, जैसे आपने बोल दिया ना सर, आपने तो बहुत इजीली बोल दिया, इंडियन इनकम, ग्लोबल इनकम, कहां लिखा है। स्कोप क्या होता है आपको पता चलेगा सेक्शन नंबर 5 के अंदर। सेक्शन नंबर 5। सर एग्जाम्ड इनकम क्या होती है, आप हमने तो एक तो पता है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, एग्जाम्ड। एग्जाम्ड इनकम क्या होती है ये पता चलेगा आपको सेक्शन नंबर 10 के अंदर। 10 से लेके बेटा 12 तक, 10 to 12, इनफैक्ट 13 भी, 10, 12, 13। यहां पर आपको क्या मिलती है, एग्जाम्ड इनकम मिलती है। आपके सिलेबस में सारी एग्जाम्ड इनकम नहीं पढ़ाई जाती, जैसे सेक्शन 10 की कुछ एग्जाम्पशंस पढ़ाई जाती है, बट सेक्शन 11, सेक्शन 12, 13 ये सब पढ़ाए नहीं जाते। इनमें क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज की कुछ इनकम एग्जाम्प्ट होती है, ट्रस्ट की कुछ इनकम एग्जाम्प्ट होती है ना। तो ऐसी सब चीजें हैं वो आपको सीए फाइनल में बताई जाती है। तो बस मैंने अभी आपको लिखवाया। एंड ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है ना, कौन कौन सी, पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए, वो इनकम एग्जाम्प्ट नहीं होनी चाहिए, वो इनकम उसके स्कोप में आनी चाहिए। तो प्रिस्क्राइब रेट से क्या ले लेते हैं, टैक्स। तो प्रिस्क्राइब रेट से सरकार क्या लेती है, टैक्स। अब बताओ बच्चों टैक्स रेट कहां गिवन है, टैक्स रेट कहां गिवन है, इनकम टैक्स में कि बजट में, बजट में। तो जो टैक्स रेट से आपको कहां मिलने वाली है, बजट में मिलेगी। हम डिस्कशन करेंगे टैक्स रेट के बारे में। अब मुझे बताइएगा पर्सन आप क्या समझते हैं, पहले एक एक वर्ड को आप समझना चालू करते हैं। पर्सन क्या होता है, आप क्या समझते हैं पर्सन का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन इन एचयूएफ। हाँ, और आपने तो इनकम टैक्स की ही डेफिनेशन बता दी, आपने शायद देख सुनी होगी कहीं, तो वेरी गुड, आपने तो इनकम टैक्स की डेफिनेशन बता दी। लेकिन मेरे को एक कॉमन कॉमन सेंस में मुझे उन व्यक्ति से बात करनी है जिसको बिल्कुल ही पता नहीं पर्सन क्या होता है। इंडिविजुअल, अच्छा इंडिविजुअल एक पर्सन है ना, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं, इंडिविजुअल एक पर्सन है, द पर्सन हु पेज टैक्स। सो यू आर नॉट अ पर्सन,
आई एम सॉरी, आई जस्ट मीन दैट, बट मैं ऐसा कह रहा हूं कि यार पर्सन, अच्छा इंडिविजुअल कह रहे हैं आप, इंडिविजुअल मतलब नेचुरल, हाँ देखो उन्होंने कहा पर्सन का मतलब नेचुरल भी होता है बेटा और आर्टिफिशियल भी होता है। तो हो सकता है कि हम कॉमन सेंस में, मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, डेफिनेशन 2 क्लॉज 31 में गिवन है, लेकिन पहले अपना मैं आपका कॉमन सेंस तो चेक कर लूं कि कॉमन सेंस में आप किसको पर्सन समझते। चल जाएगा, हो जाएगा काम, चार्ज होना स्टार्ट हुआ है भाई, है ना, नहीं तो फिर बोलता हूं तेरे को। हाँ हाँ भाई, हाँ तो अब आर्टिफिशियल पर्सन भी पर्सन है, तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है क्या? हाँ, तो कंपनी इज अ पर्सन। हो सकता है कंपनी को टैक्स देना पड़ जाए, मैं हो सकता है क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ना, इनकम भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, इनकम एग्जाम्प्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म क्या नेचुरल पर्सन है, क्या आर्टिफिशियल पर्सन है? तो क्या पार्टनरशिप फर्म को टैक्स नहीं देना पड़ेगा? तो नहीं, हम देखो आपने बोला कॉमन सेंस में पर्सन का मतलब होता है नेचुरल और आर्टिफिशियल, तो पार्टनरशिप फर्म तो पर्सन ही नहीं रहा, आप समझो। इस वजह से देखो कोई कैटेगरी छूटना नहीं चाहिए, कोई फॉर्म ऑफ बिजनेस छूटना नहीं चाहिए, अगर छूट गया तो हिंदुस्तान के लोग खतरनाक है, वही फॉर्म ऑफ बिजनेस करेंगे और फिर बोलेंगे साहब टैक्स देने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हम तो पर्सन ही नहीं है। होता है अपने हिंदुस्तान में, देखो लोग ही ऐसे, हेलमेट पहने बिना पेट्रोल पंप पे आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, तो अपने लोग क्या करते, पेट्रोल पंप वाले हेलमेट रखते, आप हेलमेट पहन के नहीं आए कोई बात नहीं, वही हेलमेट पहनाते, पेट्रोल डालते, हेलमेट वापस लेते, काम हो जाता। तो लोग क्या है अपने आगे अजीब है, तो सारी चीजें प्रॉपरली क्या करनी पड़ती है, डिफाइन करनी पड़ती है। इनकम टैक्स ने पर्सन की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है 2 क्लॉज 31 के अंदर, और उन्होंने कहा है पर्सन इंक्लूड्स, ऐसा लिखिएगा पर्सन की डेफिनेशन के आगे, पर्सन इंक्लूड्स। आज समस्या है लगी रही होगी, चलो मैनेज करेंगे। पर्सन इंक्लूड्स, 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 ऐसे है ना, क्या करना मालूम है, पर्सन इंक्लूड्स करके ABCDE ऐसे करके अपन को लिखना है। तो पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, सबसे पहला आएगा इंडिविजुअल, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इज अ पर्सन, मतलब देखो एक होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन, एक होता है पर्सन मींस, ऐसा होता है पर्सन मींस, मींस मतलब जो मैं बोलूंगा वही पर्सन है, और पर्सन इंक्लूड्स इसका मतलब यूज योर ब्रेन, यूज योर कॉमन सेंस, वो तो पर्सन है ही सही, अगर कॉमन सेंस से नहीं सोच पाए तो हम भी बता देते हैं, इन लोगों को भी क्या करा गया है, पर्सन माना गया है। सरकार का इंटेंशन सोचो उस डेफिनेशन के पीछे क्या है, इंक्लूसिव डेफिनेशन बनाना ताकि कोई कैटेगरी ऑफ पर्सन बच ना पाए। इंटेंशन इज दैट कि एवरीवन शुड कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन, नहीं तो कल से हम बोल देंगे हम पर्सन ही नहीं है, हम तो जानवर है, जानवर, जानवर को टैक्स नहीं देना। अब क्या बंदर आपका पर्स लेके चला गया, हो गई ना उसकी इनकम, क्या बंदर से टैक्स ले सकते क्या, क्या बंदर को पर्सन बोल सकते क्या, नहीं। लेकिन दोस्त लोग नालायक है, वो किससे चोरी करवाएंगे, बंदर से, किससे डांस करवाएंगे, बंदर से, और बंदर के ऊपर अपन चिल्लर फेंक रहे, कमाई किसकी हो रही, बंदर की, लेकिन रख कौन रहा। इनकम टैक्स वाले बोले फ्लावर समझे क्या, बंदर की इनकम नहीं है, वो किसकी इनकम है, आपकी इनकम। तो हो सकता है कि उस केस में आपसे इंडिविजुअल से क्या किया गया है, टैक्स लिया जाए, है ना। तो अगर एनिमल्स पे कोई टैक्स नहीं लगता, आप बोलोगे सर वो डॉग रेस हुई, डॉग रेस में डॉग को फर्स्ट प्राइज मिला, हमारे डॉग को फर्स्ट, पैसे किसने रखे, डॉग ने रखे ना, तो डॉग ने रखे तो फिर कोई समस्या नहीं है, लेकिन पैसे किसने रख लिए, आपने, तो वहां समस्या है, वहां पे आप फंस सकते। तो इसलिए ना उन्हें हर चीज को सोच समझ के डिफाइन किया। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है नेचुरल पर्सन, जैसे आप, मैं, हम सब कैसे पर्सन है बेटा, नेचुरल पर्सन। इंडिविजुअल एक पर्सन है, हो सकता है इंडिविजुअल को टैक्स देना पड़ जाए, इंडिविजुअल मेजर हो, माइनर हो, साउंड माइंड हो, अनसाउंड माइंड हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल, मेल हो फीमेल हो, डज नॉट मैटर,
हर एक इंडिविजुअल हमारे इनकम टैक्स में क्या है, पर्सन है। अनसाउंड माइंड की भी इनकम है तो अनसाउंड माइंड के बंदे से भी क्या लिया जाएगा, टैक्स। सर वो तो अनसाउंड माइंड है, उसको क्या पता, उसका कोई केयर टेकर होगा ना, उस केयर टेकर के थ्रू क्या लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। तो इंडिविजुअल को पर्सन माना गया है, ठीक है। सो पर्सन इंक्लूड फर्स्ट, इंडिविजुअल का मतलब कौन हो गया, नेचुरल पर्सन। दूसरा, पर्सन इंक्लूड्स एच यू एफ। एच यू एफ, एच यू एफ का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब बताओ बच्चों, व्हाट इज एच यू एफ? एच यू एफ क्या होती है? एच यू एफ क्या होती है? एच यू एफ अच्छा, यही बात इनने स्टार्ट किया, अपन डिस्कशन करते हैं एचयूएफ में। मैं इंडिविजुअल को तो क्या एक्सप्लेन करूं, इंडिविजुअल तो सब जानते हैं। एचयूएफ पे डिस्कशन करते हैं, नॉट दैट रेलेवेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपसे लोग पूछने आ सकते, और आप पढ़ाई भी कर रहे तो भी लोग रिश्तेदार पूछने आ सकते। A traditional form of business owned by a joint family. That's what he said. That's what you are saying, Shraddha. Any comments by you? No. HUF. अच्छा, तो बॉस जिनका बिजनेस पुराने टाइम से चला आ रहा है वही HUF है, क्या आज मैं HUF नहीं बना सकता? बना सकते। HUF कब बनती, कब एग्जिस्टेंस में आती है? HUF कैसे बनाई जाती है? क्या भाई HUF बना सकता है, क्या बना सकते हैं? क्या बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस हो गया तो तू तेरी HUF बना सकता है। हाँ, साथ में क्या चाहिए, बीवी है ना, फैमिली। आप HUF कब बना सकते हैं, जब आपकी शादी हो गई है, ठीक है। सो HUF कैसे बनती है, कोई किसी से पूछेगा कि HUF कैसे बना सकते हैं, तो बोलना भाई साहब आपकी शादी हुई है क्या, तो बोले शादी हो गई तो आप अपनी वाइफ के साथ, इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि आप क्या कर सकते हो, HUF बना। सर HUF क्यों बनाए, हम तो हमारे नाम पे बिजनेस कर लेंगे, क्या समस्या, HUF क्यों बनाना? देखो क्या होता है, आपको समझ में आएगा, एक लिमिट से ज्यादा इनकम हो जाती है तो इनकम टैक्स रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब कोई व्यक्ति है, वो सोच रहा है कि यार मेरे पास तो ऑलरेडी काफी इनकम है, मेरे को सैलरी मिल ही रही है, अब मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूं। अब वो बिजनेस करने के लिए अगर मैं खुद ही में इंक्लूड कर लूंगा बिजनेस को भी, तो सैलरी प्लस बिजनेस मिला के इनकम क्या हो जाएगी, ज्यादा। और अगर मैं फैमिली के नाम से लेके चले जाऊं तो इनकम क्या हो जाएगी, डिवाइड। आपको आगे जाके समझ में आएगा, हम 10-12 लाख तक की इनकम वाले लोगों का टैक्स जीरो कर सकते हैं। 10-12 ज्यादा इनकम जैसे जैसे बढ़ जाएगी, फिर आपको कहीं ना कहीं आके तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स। अब मेरी 20 लाख इनकम हो रही है तो मैं क्या करूंगा, 10 लाख इधर दिखा दूंगा, 10 लाख कहां दिखा दूंगा, HUF में। तो मेरे को ना इधर टैक्स देना है ना उधर टैक्स देना है, पता चला 20 लाख में अपने हाथ में लेता और 5-6 लाख रुपए का क्या, 4-5 लाख रुपए का क्या बन जाता, टैक्स। टैक्स प्लानिंग के लिए बनाई जाती है। HUF क्यों बनाई जाती है बच्चों, टैक्स प्लानिंग के लिए बनाई जाती है, ताकि इनकम कहां की जाए, डाइवर्ट। इतना आसान नहीं होता, ऐसा ही नहीं कि कोई सी भी इनकम उठाकर आप क्या कर दो, HUF में दिखा सकते हो, पूरा सोचना पड़ेगा उसके लिए। देखो क्या है, लोग नहीं तो लोग चीटिंग कर लेंगे, हर कोई इंसान में। सर ने तो कितना अच्छा तरीका बता दिया कि बिजनेस है तो बिजनेस कहां डाल दिया, HUF के नाम पे डाल दिया। मैंने अपने ही पैसे के अपनी कैपिटल कहां ट्रांसफर कर दी, HUF में, और फायदा उठाने लग गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, आगे जाके आपको समझ में आएगा। हम जब आप सीए फाइनल में पढ़ोगे इसके बारे में, मेजरली तो कहां पढ़ोगे, HUF के बारे में ज्यादातर सीए फाइनल में पढ़ाया जाता है, यहां पे भी पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे। HUF को फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करानी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी ही इनकम क्या कर दे। जैसे अब नहीं तो लोग क्या, मेरे नाम पे घर है और घर से मुझे किराया आ रहा है और मैं को जॉब कर रहा हूं, मुझे सैलरी भी मिल रही है। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को कहीं से आइडिया है, एक काम करते घर HUF के नाम पे कर देते, घर किसके नाम पे कर दिया, HUF के, और किराए की इनकम किसको दिखाने लग गए, HUF में दिखाने लग गए। ये लो इनकम डिवाइड कर दी। इनकम टैक्स वाले बोले फ्लावर समझे क्या, नो नो, नॉट पॉसिबल। तो सर हमको HUF के अंदर जेन्युइन कैपिटल क्या करनी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी, कहीं और से क्या करनी पड़ेगी, कैपिटल लानी पड़ेगी। आप अपनी कैपिटल को सीधा वहां डाइवर्ट नहीं कर सकते। करने से क्या समस्या आती है वो आपको फ्यूचर में समझ में आएगा।
तो कोई भी इंसान को ज्ञान दे तो ये सुन ले कि फैमिली हो तो अचीव बनाई जा सकती है, वाइफ के साथ अचीव बनाई जा सकती है। दूसरा, आपका आपके पास बिजनेस करने के लिए क्या होनी चाहिए? कैपिटल। आप खुद भी कैपिटल या खुद असेट्स क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। फ्रेश तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल इंट्रोड्यूस करानी। सर फिर एक एग्जांपल देके बताओ, कहां से लाओगे कैपिटल? कहां से लाओगे कैपिटल? बोरो, लोन ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। पापा, पापा से ले सकते हैं। रिलेटिव, रिलेटिव ससुर जी से ले सकते हैं। गिफ्ट, ठीक है। सो है ना, आप दूसरे लोगों से, अच्छा दोस्त से भी ले सकते हैं। दोस्त से भी, आपके दोस्त दोस्त होते, कुछ दोस्त, कुछ लोग तो अच्छे होते ही होंगे। दोस्तों से भी क्या कर सकते हो? पैसा ले सकते हो एक लिमिट तक। आगे जाके लिमिट भी पता चलेगी। रिलेटिव से तो कितना भी ले लो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन दोस्त से ना सोच समझ के लेना, क्योंकि दोस्त से हम लेंगे तो हो सकता है कि टैक्सेबल हो जाए। तो है ना, क्या होता है दोस्तों, कैपिटल्स वगैरह कुछ एक इंसानों से एचयूएफ के अंदर आ सकती है, रिलेटिव्स वगैरह से। हम जो एचयूएफ के रिलेटिव होते हैं, नॉट दी रिलेटिव, बाकी एचयूएफ के जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं? कैपिटल इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। दोस्तों वगैरह से कुछ लिमिट के अंडर रहकर हम पैसे क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा होता है। अब मुझे बताइए बच्चों, एचयूएफ के पास पैसा आ गया, चलो कहीं से भी आया पैसा, अपन को ये दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना समझ में आ गया ना, खुद का पैसा नहीं डाल सकते, कहीं से भी आ गया पैसा। एचयूएफ को चलाने वाला कौन होता है? कर्ता। हेड ऑफ द एचयूएफ इज कॉल्ड एज कर्ता। अच्छा, क्या मेल ही कर्ता होता है कि फीमेल भी हो सकती है? फीमेल भी हो सकती है। फीमेल भी क्या हो सकती है? कर्ता हो सकती है। नाउ एचयूएफ, अब आपके जैसे ही एक होता है वर्ड मेंबर और एक वर्ड होता है बच्चे को पार्टनर्स। एक होता है वर्ड मेंबर और एक होता है को पार्टनर्स। नाउ टेल मी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड अ को पार्टनर? ला 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 ला। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एचयूएफ पढ़ा है ना, हिंदू सक्सेशन एक्ट, सी इंटरमीडिएट पढ़ा है थोड़ा बहुत तो? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, चलो मेरे को लगा शायद होगा थोड़ा बहुत एचयूएफ के बारे में। सुनना, हस्बैंड वाइफ, अब उनके हो गए बच्चे, तो बाय बर्थ आपको क्या मिल जाता है? आप बाय बर्थ मेंबर बन जाते हो, है ना, एचयूएफ के। ठीक है साहब, बच्चे, जो बच्चे हैं वो को पार्टनर है और जो बीबी है वो मेंबर है। अब बताओ फर्क क्या है? ना, जो बंटवारा और जो हिस्सा मांग सके, ऐसा मेंबर आ गया भाई। इसका पासवर्ड बोला ना? हाँ, अब तक तो हो जाएगा। सीमा सर का आईपैड मिल गया। यस, हाँ, और ये वाला चालू, प्रोजेक्टर चालू कर दे। सो बच्चे, मैं बढ़ा रहा था इधर ये एच यू एफ। तो एच यू एफ के अंदर कैसे फॉर्म की जाती है? तो फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होती है? शादी। शादी आया कि नहीं आया? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। शादी करनी पड़ेगी। फिर मैं आपसे पूछ रहा था कि मेंबर और को पार्टनर में क्या फर्क है? तो जो मेंबर अपना हिस्सा मांग पाए, बंटवारा करवाए एचयूएफ का, वो कौन होता है? को पार्टनर। तो जो बच्चे होते हैं, बेटा या बेटी, बेटी को भी समान अधिकार है आजकल तो, है ना, तो बेटी भी क्या कर सकती है? अधिकार मांग सकती है, एचयूएफ की एसेट का क्या कर सकती है? बंटवारा कॉल ऑफ कर सकती है। तो वो क्या कहलाएगी? वो क्या कहलाएगी? को पार्टनर्स। और मेंबर्स जो होते हैं वो बंटवारा नहीं मांग सकते। अब जैसे मैं आपको एक और एक एग्जांपल देता हूं। सोहन है, सोहन ने बोला मुझे एचयूएफ फॉर्म करनी है, तो मैंने उसकी शादी करा दी, सोहनी से करवा दी। अब बेटा इन दोनों के बच्चे हुए,
चिंटू पिंटू, चिंटू पिंटू। तो जो चिंटू पिंटू है, अभी अपन सोहन को क्या बना देते हैं, कर्ता। जो चिंटू पिंटू है वो कौन हो गए, आपके को पार्टनर्स। और सोहनी जो हो गई वो क्या हो गई, मेंबर। सोहनी के फादर है लालू। सोहिनी के जो फादर है बेटा वो कौन है, लालू। लालू की जो वाइफ है, मतलब सोहिनी की जो मम्मी है, वो लाली है। ठीक है। अब इसके अंदर सोहिनी भी क्या है, सोहिनी भी क्या है, को पार्टनर है। तो वो अपने फादर के एचयूएफ में क्या रहती है बेटा, को पार्टनर है। लेकिन अपने हस्बैंड के एचयूएफ में क्या रहेगी, वो मेंबर, मेंबर। ठीक है। क्या बात क्लियर हो रही बेटा ऑनलाइन। अब मेरा क्वेश्चन ये आता है एचयूएफ को लेके कि क्या एचयूएफ में सारी फीमेल मेंबर्स हो सकती है, कैन देयर ओनली बी एचयूएफ विथ फीमेल मेंबर्स। सोहन, सोहिनी और इनकी दो डॉटर है, D1 D2। अब सोहन नहीं रहे, अब बताओ पॉसिबल है कि नहीं है। यस, यस। अब क्या हो गया, ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। कैसे, लेकिन देखो फीमेल एचयूएफ फॉर्म नहीं कर सकती, लेकिन फॉर्म हुई हुई एचयूएफ के अंदर कर्ता की डेथ के बाद तो एचयूएफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। देयर कैन ऑल बी फीमेल मेंबर। ठीक है। यस, चलिए। हाँ, तो अब मैं ना आपको वो जो कंटिन्यू करा था उसको मैं समझा देता हूं। पहले मैं ऐसा चाह रहा था लिखने के लिए कि पर्सन, पर्सन की इनकम, वो इनकम प्रीवियस ईयर में, वो इनकम उसके स्कोप में, और वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए। तो बच्चों प्रिस्क्राइब रेट से क्या ले लेते हैं, टैक्स। देन ओनली पीआर, पीआर मतलब प्रिस्क्राइब रेट से। जो हिस्सा मांग सकता है वो को पार्टनर है। नहीं बेटा उल्टा बोला तूने ऋषभ, उल्टा बोला। जो हिस्सा मांग सकता, देखो एवरीवन इज मेंबर, एचयूएफ में जो भी इन्वॉल्व है वो सब मेंबर है, बट वो मेंबर जो बंटवारा कॉल ऑफ कर सके, हिस्सा मांग सके, वो को पार्टनर है। ठीक है। पर्सन की डेफिनेशन 2 क्लॉज 31, इनकम की डेफिनेशन 2 क्लॉज 24, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन सेक्शन 3, स्कोप चले जाएगा सेक्शन 5, और एग्जम्प्ट इनकम आपको सेक्शन 10 टू क्या मिलेगा, 13। अच्छा बच्चों, मैं उस टाइम डिक्टेट नहीं कर पाता ये चीज, इसलिए मैंने प्रिस्क्राइब रेट की बात नहीं करी। प्रिस्क्राइब रेट के मैं अभी पर्सन की डेफिनेशन में कंटिन्यू कर रहा हूं। पर्सन प्रिस्क्राइब रेट जो है ना, देखो दो टाइप के रेट्स होते हैं। जो रेट्स होते हैं ना वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है नॉर्मल रेट और एक होता है स्पेशल रेट। इनकम के दो टाइप से टैक्स लगते हैं, एक तो होता है नॉर्मल रेट से और एक लगता है आपका स्पेशल रेट से। व्हाट इज नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट मतलब नॉर्मल रेट, और स्पेशल रेट मतलब स्पेशल। स्पेशल मतलब स्पेशल और नॉर्मल मतलब नॉर्मल। अच्छा, स्पेशल मतलब ऐसा होता है नॉर्मल से ज्यादा भी हो सकता है और नॉर्मल से कम भी हो सकता है। जैसे अगर आप जुआ खेलते हैं तो सरकार बोलेगी हम नॉर्मल से क्या लेंगे, ज्यादा टैक्स, और आप एफआईआई को इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं तो उनको हम नॉर्मल से क्या कर देंगे, कम टैक्स पे इनवाइट कर लेंगे इंडिया के अंदर। तो इस तरीके से होता है बेटा। रेट्स दो टाइप की होती है। मैंने आपको क्या पढ़ाया, रेट्स कहां गिवन है दोस्तों, रेट्स कहां गिवन है, बजट में। ऐसा नहीं, ऐसा पूरी बातें धीरे धीरे आपको पत्ते खोलना पड़ते। स्पेशल रेट तो इनकम टैक्स में गिवन है, ये कहां गिवन है, इनकम टैक्स में। स्पेशल रेट्स इनकम टैक्स में ही है। तो सर क्या नॉर्मल रेट जो है वो बजट में आती है, नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल रेट्स भी दो टाइप से होती है। नॉर्मल रेट्स भी दो टाइप की होती है, एक होती है
डीटीआर वाली, डीटीआर का फुल फॉर्म होता है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, डीटीआर का फुल फॉर्म होता है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, और एक होता है ओटीआर, दैट इज ऑप्शनल टैक्स रेजिम, है ना। नॉर्मल रेट्स कैलकुलेट दो तरीके से किए जाते हैं, इनकम टैक्स ने दो फॉर्मूले दिए हैं नॉर्मल रेट के, आप चाहो तो डीटीआर चूज कर लो, आप चाहो तो ओटीआर चूज कर लो, दोनों के अपने फायदे नुकसान है, वो आपको समझ में आएगा जब हम ओटीआर डीटीआर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जनरली वी डू इन द लास्ट, पहले हम इनकम निकालना सीखते हैं, फिर लास्ट में हम क्या निकालते हैं, टैक्स वगैरह कैलकुलेशन हम सीखते हैं। तो डीटीआर, डीटीआर जो है बच्चे ये इनकम टैक्स में गिवन है, डीटीआर जो है वो इनकम टैक्स में ही गिवन है, और जो ये ओटीआर है ना ये बजट में है। ये बजट में है। तो सर इनकम टैक्स में गिवन है तो फिर आप जैसे सबके तो सेक्शन लिखवा दिए आपने, तो फिर ये इनके भी सेक्शन लिखवा दो कि यार इनकम टैक्स जहां बोला वहां तो इनकम टैक्स का सेक्शन होना चाहिए ना। तो ये जो डीटीआर है ना बच्चे ये 115 में गिवन है, 115 BAC। ये जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है ये कहां गिवन है, सेक्शन 115, सब सेक्शन सेक्शन नहीं, नाम ही सेक्शन क्या है, 115 BAC। सर ओटीआर कहां गिवन है, बजट में। तो वैसे बजट के तो सेक्शन हमको फाइनेंस एक्ट के सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुनना बच्चे, फाइनेंस एक्ट में बजट जो बजट के अंदर नॉर्मल रेट किसी सेक्शन में नहीं गिवन होती, आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा मैं जब मैं बजट के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। एक दिन हमारा रहेगा जब हम बजट पर डिस्कशन करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली जब ये बजट आ जाएगा या बजट आने वाला होगा 2 दिन में। अभी तो मेरी क्लास स्टार्ट ही हुई है, हम पुरानी क्लास की तो डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ही बताऊंगा बजट के रेस्पेक्ट में। बजट में एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल का एक पार्ट 1 है, उसमें रेट्स गिवन होती है। शेड्यूल 1 होता है, शेड्यूल 1 में ही क्या होती है, रेट्स दे रखी होती है, कोई सेक्शन में नहीं होती। तो फॉर योर नॉलेज पर्पस आई एम सेइंग कि जो नॉर्मल रेट्स होती है वो बजट के शेड्यूल 1 में होती है, और ये स्पेशल रेट्स होती है ना, देयर आर लॉट्स ऑफ स्पेशल रेट्स इनकम अंडर डिफरेंट सेक्शन, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, वेरियस सेक्शंस आर देयर। सो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, एक है सेक्शन 111A, एक 112, एक 112A, एक 115 BB, BBJ, BBE, ऐसे करके काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉटरी की इनकम, ऐसी सारी इनकम जो होती है वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है। हाँ सर एक बार ओटीआर का, बेटा ओटीआर का फुल फॉर्म है ऑप्शनल टैक्स रेजिम, ऑप्शनल टैक्स रेजिम करके। तो ये था, और बच्चों यही आपका चैप्टर 1 होता है। आपको चैप्टर 1 में पढ़ना ही क्या होता है, पर्सन, इनकम, प्रीवियस ईयर, स्कोप, और ये सारी चीजें। एग्जाम्ड इनकम नहीं, एग्जाम्ड इनकम को छोड़ के बाकी सारी चीजें आपको चैप्टर नंबर 1 में ही गिवन है आपके मॉड्यूल के। फिर मैंने आपको बोला भाई पर्सन, तो पर्सन की डेफिनेशन मैंने बोला इंक्लूड्स, सबसे फर्स्ट आ गया आपका इंडिविजुअल, दूसरा आ गया आपका एचयूएफ, और तीसरा बच्चे कंपनी। बस एचयूएफ के बारे में, एचयूएफ पे एक एक्ट एप्लीकेबल होता है वो तो सबको पता होगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट। एचयूएफ पे एक एक्ट एप्लीकेबल होता है, दैट इज हिंदू सक्सेशन है। देखो मेरे को ये नहीं बताना है कि व्हाट इज एचयूएफ, मेरे को ये नहीं, मैं ये भी नहीं बताता ना कि को पार्टनर मेंबर में क्या फर्क है और ये सब, मेरे को ये बताना है कि एचयूएफ का टैक्स कैसे निकालते हैं। मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको एचयूएफ के बारे में पता हो या नहीं, बट बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट यू शुड नो व्हाई अ पर्सन फॉर्म एचयूएफ। तो हमने बोला टैक्स प्लानिंग पर्पस के लिए, लेकिन टैक्स प्लानिंग करने का मतलब ये भी नहीं है कि सीधा अपनी इनकम क्या कर दो, डाइवर्ट कर दो। हाउ टू इंट्रोड्यूस कैपिटल इन एचयूएफ, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। तो हमको फ्रेश कैपिटल कहीं से क्या करनी पड़ेगी, इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी। उसके बाद हम कर सकते हैं, फैमिली होने के साथ एचयूएफ चालू हो जाती है, मैंने आपको वाइफ के साथ आपके बच्चे, फिर इस तरीके से होता है। अच्छा एक मेरा क्वेश्चन फिर एचयूएफ में एक दो चीज और पूछने का था, वो क्वेश्चन ये था कि क्या आपकी एचयूएफ में आपका नाम भाई अक्षय, अक्षय सेठिया की एचयूएफ में क्या अक्षय सेठिया के फादर आएंगे कि नहीं आएंगे? अक्षय सेठिया की एचयूएफ में अक्षय के फादर मेंबर होंगे कि नहीं होंगे? अक्षय का भाई मेंबर होगा, बहन मेंबर होगी कि नहीं होगी? नहीं, एब्सोल्युटली नो, बिकॉज वो फॉर्म कहां से हुई है, अक्षय से, है ना।
तो वहां से फॉर्म हुई है, तो इसके भाई बहन नहीं आएंगे, वो लगे। हाँ, लेकिन इसके फादर के एचयूएफ में ये आ जाएंगे, ये सब लोग रहेंगे, ये सब लोग रहेंगे। अच्छा, जब बेटा है, बेटे की शादी हुई, मतलब जो बहू रानी है वो भी आपकी एचयूएफ की क्या रहेगी, मेंबर, लेकिन वो एचयूएफ की को पार्टनर नहीं रहेगी, है ना। तो जो बहू है वो एचयूएफ की क्या बन जाती है, मेंबर बन जाती है, बट उसकी को पार्टनर नहीं बन जाती। ठीक है। कंपनी, कंपनी भी दोस्तों क्या है, पर्सन है। नाउ व्हाट इज कंपनी, व्हाट इज कंपनी, व्हाट इज कंपनी। हाँ, यस, कंपनीज का मतलब वो होता है कि वो कंपनी जो कि रजिस्टर्ड हुई है कंपनीज एक्ट 2013 में या फिर उसके प्रीवियस एक्ट में। दोस्तों कंपनी का मतलब यही होता ना, तो मतलब क्या फॉरेन कंपनी कंपनी नहीं होती। बिल्कुल, इनका कहना है कि कंपनीज एक्ट तो क्या है, के हिसाब से तो फॉरेन कंपनी है ही नहीं। तो बेटा हमारा इनकम टैक्स क्या, हमारे देश में विदेशी लोग आए और पैसा कमा के चले जाए, ऐसा हम चाहेंगे क्या, नहीं। हाँ, तो जैसे मान लो कि आपके एग्जाम्पल से मैं बोलूं फेसबुक है, उसका कोई स्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, तो बेटा मैं वही तो बोलना चाह रहा हूं आपसे कि सिर्फ इंडियन कंपनी को ही कंपनी मानते हैं। जो आप बोल रहे हैं कि रजिस्टर्ड हो तो ही उसे कंपनी मानेंगे, फॉरेन कंपनी दूसरे लॉ में रजिस्टर्ड है। तो हमारा इनकम टैक्स थोड़ा ब्रॉडर सोचता है। हमारा इनकम टैक्स कहता है कि इंडियन कंपनी भी कंपनी है और फॉरेन कंपनी भी कंपनी है। हमारे लिए कंपनीज एक्ट से इतना कोई रिलेवेंस नहीं है, ठीक है। हम इंडियन कंपनी को भी कंपनी मानते हैं और फॉरेन कंपनी को भी क्या करते हैं, कंपनी मानते हैं। दोस्तों क्या गवर्नमेंट कंपनी को भी टैक्स देना पड़ता है? सर गवर्नमेंट कंपनी मतलब तो गवर्नमेंट हो गया ना, गवर्नमेंट कंपनी मतलब तो गवर्नमेंट हो गया ना। गवर्नमेंट कंपनी को भी टैक्स देना पड़ता है। बताओ ना, गवर्नमेंट कंपनी मतलब गवर्नमेंट ही हो गया ना। गवर्नमेंट क्या खुद से टैक्स लेगी क्या? खुद से ही टैक्स लेगी क्या गवर्नमेंट? यार अब खुद सोचो यार, मुझे रीजन चाहिए क्यों। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी के बारे में आपने एक पढ़ा होगा, मेंबर्स अलग है और कंपनी अलग है। गवर्नमेंट डज नॉट मीन गवर्नमेंट, कंपनी मीन्स गवर्नमेंट, बोथ अलग, शेयर होल्डर्स अलग और कंपनी अलग। बच्चों स्टेटरी कॉरपोरेशंस पे भी क्या लगता है, टैक्स लगता है। स्टेटरी कॉरपोरेशंस पे भी टैक्स लगता है। नाउ व्हाट आर स्टेटरी कॉरपोरेशंस? जो किसी स्पेशल एक्ट से क्या किए गए हैं, फॉर्म किए गए। सम एग्जांपल्स है ना क्या? ओके, ओके, आपने एलआईसी कहा, चलो मुझे समझ में आ गया, जो स्पेशल एक्ट से फॉर्म हुआ है। आप बोल रहे आईसीएआई, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट कंपनी लगती है मुझे। देखो अब मेरे को ये देखना पड़ेगा कि कोई सेल को कोई स्पेशल एक्ट से तो फॉर्म नहीं कर दिया, बाकी नहीं पता मुझे। मुझे तो जहां तक नॉलेज है कि सेल तो क्या है, गवर्नमेंट कंपनी, आरबीआई। ओके चलो ठीक है बच्चों। अब है ना, आप लोग मुझे यहाँ पे क्या क्या नाम देने लग गए मालूम है? आरबीआई, अब आप दोगे एसबीआई, आप मुझे दे रहे हो आईसीआई। अब सुनो, आप सही बोल रहे हैं, स्पेशल आईसीआई स्पेशल एक्ट से बना है, आरबीआई भी स्पेशल एक्ट से बना है, एसबीआई भी स्पेशल एक्ट से बना है, एलआईसी भी क्या बना है, स्पेशल एक्ट से। लेकिन सुनो यार, मैं ना आईसीएआई और आरबीआई को है ना स्टेटरी कॉर्पोरेशंस नहीं कहता हूं, स्टेटरी बॉडी कहता हूं। क्या कहता हूं? स्टेटरी कॉर्पोरेशंस वो होता है जिनका मेन काम धंधा करना होता है, और स्टेटरी बॉडीज वो होती है जिनका काम होता है रेगुलेशन, रेगुलेट। सेबी, आप सेबी को क्या स्टेटरी कॉर्पोरेशन कहेंगे कि सेबी स्टेटरी बॉडी कहेंगे? स्टेटरी बॉडी कहेंगे। देखो मैं अपना अपना व्यू पॉइंट बता रहा हूं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैं उनको क्या ट्रीट करता हूं, स्टेटरी बॉडीज। एंड बच्चों यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्टेटरी कॉर्पोरेशंस की, जिनका मेन काम क्या होता है,
बिजनेस करना, तो बच्चों यहां पर मैं लूंगा LIC को और SBI को, सेबी ICI को मैं कहीं और कैटेगरी ऑफ पर्सन में कंसिडर कर लूंगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि वो पर्सन नहीं है, ICI भी तो कमाता है, ICI भी तो कमा रहा है। वैसे तो सरकार ने उनकी काफ़ी सारी इनकम क्या कर दी, एग्जाम्प्ट, क्योंकि वो एजुकेशन पर्पस के लिए पैसों का यूज़ करता है, कोई घर लेके नहीं जा रहे पैसा। यूनिवर्सिटीज़ जो होती है उनकी भी बहुत सारी इनकम एग्जाम्प्ट होती है, बट वो इस कैटेगरी में कंसिडर नहीं किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को टैक्स देना पड़ता है? जैसे रेलवे डिपार्टमेंट देना पड़ेगा, पुलिस डिपार्टमेंट, वेदर दे हैव टू पे टैक्स। वर्षा ने कहा देना पड़ता है, उधर ऑनलाइन कोई मिलना चाहेगा। आपने बच्चे 11th में BS पढ़ा है, BS में आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ा है। एक होता है डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ बिजनेस, और एक होता है गवर्नमेंट कंपनी, और एक होता है स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन। आपने डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ बिजनेस की फर्स्ट लाइन याद है आपको? देयर इज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। समझो, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट क्या है, सेम है। अच्छा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी किसका, गवर्नमेंट का। रेलवे डिपार्टमेंट भी किसका, गवर्नमेंट का। तो क्या डिपार्टमेंट से ही क्या लिया जाएगा टैक्स? नो, डिपार्टमेंट्स पे क्या नहीं लगता बच्चे, टैक्स नहीं लगता। जहां सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस आ जाता है सरकार से, वहां पे क्या लग जाता है, टैक्स। लेकिन डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की इनकम होती है, इनकम टैक्स नहीं लगता। इधर से रेलवे डिपार्टमेंट की इनकम है, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ बिजनेस पे टैक्स नहीं लगता है, डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ बिजनेस पे टैक्स नहीं लगता है। हाँ, अगर गवर्नमेंट ने कोई स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन बनाई हो, गवर्नमेंट कंपनी बनाई हो, तो फिर वो टैक्स के लिए क्या होगी बच्चों, लाइबल। ठीक है, तो इंडिविजुअल, HUF, कंपनी एंड बच्चों चौथा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज अ पर्सन एंड व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? तो आपने पार्टनरशिप एक्ट तो पढ़ा ही होगा, सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 करके, वो कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, देयर इज म्यूचुअल एजेंसी, इन दिस कॉल्ड एज पार्टनरशिप। यू नो अबाउट पार्टनरशिप, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। एंड बच्चों देखो, एक होता है LLP करके, partnership is a person who carried out a business and shares profit and loss, and there is mutual agency. In income tax there is no definition of partnership firm, there is no definition. You can refer the definition of पार्टनरशिप एक्ट 1932। अच्छा, तो सर आपने कंपनी की डेफिनेशन क्यों बता दी? कंपनी की डेफिनेशन तो मतलब मैंने बताई, डेफिनेशन नहीं बताई, लेकिन आपको अंदर की डिटेल बता दी मैंने। तो सर आपने क्यों बता दिया कंपनी? कंपनी की डेफिनेशन वहां दे रखी थी, क्योंकि कंपनी की डेफिनेशन में वहां लिखा था कि कंपनी वही होती है जो कंपनी एक्ट 2013 या 1956 जो पुराना था उसमें रजिस्टर्ड हो। लेकिन मुझे बताना था कि उस एक्ट के अलावा दूसरे एक्ट में रजिस्टर्ड हो, चाहे इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हो, वो भी क्या होती है, कंपनी। इसलिए मैंने आपको कंपनी को वहां पे ब्रैकेट में डिफाइन कर दिया कि ये चीजें भी क्या होती है, कंपनी। पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप में नहीं लिखा है कि इंडियन पार्टनरशिप फर्म ही पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है जो भी कहीं पर भी इंसान मिलकर बिजनेस करेगा, म्यूचुअल एजेंसी होगी, उसको क्या कहेंगे, पार्टनरशिप। ठीक है साहब, पार्टनरशिप। एंड बच्चों एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जो कि बीच में आता है कंपनी के और पार्टनरशिप फर्म के, उसको क्या कहते हैं, LLP। हमारे इनकम टैक्स में LLP इज नॉट अ सेपरेट पर्सन, LLP इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप इंक्लूड्स LLP, पार्टनरशिप इंक्लूड्स LLP। तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप इंक्लूड्स LLP का मतलब क्या हुआ, जो बातें पार्टनरशिप पे एप्लीकेबल होगी वो सारी बातें LLP पे भी क्या होगी, एप्लीकेबल होगी, जब तक मैं ना मना करूं। जैसे आगे जाके एक सेक्शन पढ़ाऊंगा, सेक्शन 44 AD, वहां पे लिखा है कि ये सेक्शन सिर्फ पार्टनरशिप फर्म पे अप्लाई होगा, LLP के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो वहां नहीं होगा जब तक मैं वो ना बोलूं। बाकी आपको ये मान के चलना है जहां पार्टनरशिप फर्म है वहां पर LLP भी क्या है, कवर्ड है।
तो बच्चे इंडिविजुअल भी एक पर्सन है, एचयूएफ भी पर्सन है, कंपनी भी पर्सन है, पार्टनरशिप फर्म भी पर्सन है। इन बच्चों हमारे इंडिया में 3 टाइप की गवर्नमेंट्स होती है। एक तो होती है आपकी सेंट्रल, एक होती है आपकी स्टेट, और एक होती है आपकी म्युनिसिपैलिटी, पंचायत वगैरह। तो बच्चे है ना, सरकार थोड़ी सी परेशान करती है। सबसे छोटा भाई है सरकार का कौन? म्युनिसिपैलिटी। सरकार कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो पर्सन नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट तो पर्सन नहीं है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बेटा लोकल अथॉरिटी पे इनकम टैक्स लग सकता है, क्योंकि लोकल अथॉरिटी को भी इनने क्या माना है? पर्सन। लोकल, देखो घबराने की जरूरत नहीं है। लोकल अथॉरिटी क्या है, बहुत बार पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है, वाटर सप्लाई का, क्लीननेस का, ये इंदौर को स्वच्छ बनाया, कुछ चार्जेस वो हमसे क्या करते हैं? कवर करते हैं। लेकिन बच्चे समझना क्या होगा, ये तो पर्सन की डेफिनेशन है। इनकम टैक्स कब लगता है वो तो डिपेंड करता है सेक्शन 4 की सारी कंडीशन क्या हो जाए? फुलफिल। लोकल अथॉरिटी की बहुत सारी इनकम एग्जम्प्ट कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? एग्जाम। सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 13 तक क्या मिल जाती है? एग्जाम्शन। तो लोकल अथॉरिटी की काफी इनकम क्या हो जाती है? एग्जम्प्ट हो जाती है। तो लोकल अथॉरिटी में एक तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ जाता है, नगर निगम, नगर पालिका, कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर वो होता ना एक और एक, क्या बोलते हैं उसको? पंचायत। पंचायत, पंचायत भी एक पर्सन है, हो सकता है इनको टैक्स देना पड़ जाए। एंड दोस्तों कैंटोनमेंट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड भी एक पर्सन है। नो, व्हाट इज कैंट बोर्ड? कैंटोनमेंट बोर्ड, आर्मी। कुछ एरिया को आर्मी क्या करती है? रन करती है। जैसे हमारे इंदौर के पास में एक जगह है महू, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार, या फिर आपने सुना होगा आगरा कैंट, अंबाला कैंट। तो दिस कैंट एरिया पचमढ़ी है अपने एमपी में, और भी बहुत सारे, जबलपुर कैंट है। तो क्या होता है, उस एरिया को आर्मी रन करती है। तो दोस्तों सरकार ने क्या करा है? इन लोगों को पर्सन माना है। इन लोगों को पर्सन मानने से क्या हुआ, हो सकता है कि इनकी कुछ इनकम पर क्या लग जाए? टैक्स। वैसे सरकार इनकी मैक्सिमम इनकम क्या करके रखती है? एग्जाम्प्ट। बट कुछ इनकम पे क्या लग सकता है? टैक्स। ठीक है। पर्सन की डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो आज इतना ही देखते हैं। आईपैड का इशू था आज, तो थोड़ा सा टाइम हमारा वेस्ट हुआ। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, ट्राई करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।